अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, बोर्ड पे देख लो। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लिखेगा यार, ठीक है, देख लिया। अब इस क्वेश्चन को समझ लो। ये उस बच्चे के लिए है जो बच्चा मुझे ये कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में कंपैरिजन अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, मैंने जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एटम है। सिर्फ समझने के लिए, इस एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर शेल की स्ट्रक्चर में काट रहे होते हैं चक्कर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं। पहली बात कि एक प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में है और एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट, एटम के आउटर मोस्ट शेल में चक्कर काट रहा है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स के साथ कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो ये क्या होगा, K(Q1 Q2) डिवाइड बाई R²। ग्रेविटेशन फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं ये होगा Gm1 m2 डिवाइड बाई R²। करेक्ट। पहली बात तो ये Q1 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, m1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, r क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस। एक एटम की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, 10⁻⁻10 मीटर। मैं चलो यही मान लेता हूं कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यही डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो होगी नहीं ना, क्योंकि एटम की ऑलमोस्ट साइज ये। तो मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 10⁻⁻10। अब इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू मुझे पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, डिस्टेंस पता है, निकल जाएगा। वैल्यू पुट करो, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू सेम आएगी तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ। डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁻10। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक एटम में सेंटर पे, न्यूक्लियस के सेंटर में बैठा हुआ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा है, और मैं फिर उसको कंपेयर करूँगा इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स से, ताकि मुझे पता चले कि एक न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि इन दोनों में चार्ज है, और एक ग्रेविटेशन फोर्स क्योंकि इन दोनों में मास भी है, उन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है, कौन इफेक्टिव है, इफेक्टिव है तो कितना इफेक्टिव है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। Fe आ गया। अब मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहूँ तो G की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻11। इन पे ज़्यादा ध्यान मत दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻27। डिस्टेंस कितनी है, 10⁻10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर मुझे ये देखना है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है ना, तो मैं काम करता हूँ, डायरेक्शन देख लो पहले। मान लो ये एक प्रोटॉन है, ये इनका लाइन ज्वाइनिंग हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये रहा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, लाइन ज्वाइनिंग में अट्रैक्शन के डायरेक्शन।
साथ में अगर ग्रेविटेशन फोर्स देखूं तो ग्रेविटेशन तो हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये हो गया Fg। तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो डायरेक्शन का तो कोई टेंशन है नहीं इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर लो। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं चेक करने के लिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो देखो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 डिवाइड बाई ये जो रखूँगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -27। कैलकुलेशन दिखने में डिफिकल्ट है, होती बहुत ईजी है ये सब, ज़्यादा टेंशन मत लेना। देखो पहले तो 10 की पावर अलग कर लो, कैसे करोगे? 10 रेज टू पावर -19 हो गया -38, ये है +9, ये कितना हो गया -29। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -29, ठीक है। अब देखो इसको लिख लो 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -11 -31 -27 सब सेम है, जोड़ दो 31 41 42 62 69 10 रेज टू पावर -69, ठीक है। इधर 10 रेज टू पावर -69 है, इधर -29 है, ये -69 ऊपर गया कितना हो जाएगा +69, ये पूरा कितना हो जाएगा -29 + 49 कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर +40, ये पूरा। अब जो ये बचा ना इसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन निकाल दो। 1.6 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1.6 को 6.6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1.6 को 2 जा 3.2, तो 4 जा हो जाएगा 6.4, अप्रोक्सीमेटली इसको 4 टाइम्स खत्म, है ना। तो ये बचा 10 रेज टू पावर 40 डिवाइड बाई 4। इसको थोड़ा सा और समझना है तो एक काम कर लो, इधर से 10 अलग कर लो, ये हो गया 10 इंटू 10 रेज पावर 39 डिवाइड बाई 4, 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 39। ध्यान रहे रेशो है इसलिए यूनिट नहीं लिख रहा हूं, पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, एक एटम में अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है उसमें यही डिस्टेंस मानता हूँ, तो जो दो फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन में अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में मास है तो अट्रैक्शन, इन दोनों का अगर मैं वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करूं और रेशो निकालूं तो ये रेशो आ रहा है 10 रेज टू पावर 39, मतलब 2.5 के आगे 39 जीरो लगाओ। इतना ज़्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि x डिवाइड बाई y किया है तो ये इतना ज़्यादा आया। अगर मैं आपको कहूँ कि x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 5000, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 5000 इंटू वाई, एक्स वाई का 5000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, यही तो कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू दिस लिख रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में इस सिचुएशन में इतना टाइम्स पावरफुल है। आप समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में कितना पावरफुल होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा पावरफुल है एक नॉर्मल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों नहीं लगता है? वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो फिर भी देख लो। पहली बात, अर्थ
में नेट चार्ज 0 है, सन पे नेट चार्ज 0 है, ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ। तो अगर मैं Q1 Q2 की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो गेम ही खत्म हो गया वहाँ पे। ग्रेविटेशन फोर्स की बात करो तो ये जरूर माइनस में आएगा जी की वैल्यू, पर अब m1 और m2 की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएंगी, अर्थ का मास, सन का मास, कि वो इसको कैंसिल आउट कर देंगे और फिर मेरे को यहाँ पर एक नेट इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में मेरे से क्या कहा जा रहा है, अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? न्यूक्लियस के अंदर। मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो मान लो एक प्रोटॉन इधर है, एक प्रोटॉन इधर है, दोनों अलग अलग कोने पे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? मैक्सिमम 10⁻⁻15 मीटर। अब मुझे ये बताना है कि ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के बीच में, इन दोनों प्रोटॉन के बीच में कितने फोर्स लग रहे हैं, उनमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है और उसका क्या असर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, समझ में आ गया? तो आगे आ जाओ। पहली बात तो ये कि ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे कितने फोर्स लगा सकता है? 2। इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, लाइन ज्वाइनिंग लगा दी, तो चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रहा है सेम चार्ज। दूसरा, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। समझ में आया? ये दोनों प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर, इसमें दो अलग अलग कोने पे दो प्रोटॉन छुपे हुए हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन के बीच में कितने फोर्स लग रहे हैं? इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लाइन ज्वाइनिंग में रिपेल कर रहा है, तो यानी कि ये तो रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन और ये रही ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। वैसे तो अभी आपको हल्का हल्का हिंट लगने लग गया होगा, आपको मालूम है ये ज़्यादा होने वाला है, ये कम होने वाला है, फिर भी निकाल लो कुछ लोगों की शांति के लिए। K Q1 Q2 डिवाइड बाई r², फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G m1 m2 डिवाइड बाई r²। अगर मैं फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशो निकालूंगा, क्या आएगा? K Q1 Q2 प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ग्रेविटी r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू रखूँगा ना 10⁻⁻15, वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी रेशो में, तो डायरेक्टली ये वैल्यू रखो। g की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻11। m1 m2 क्या है? अब प्रोटॉन पे मास, प्रोटॉन पे मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर से दिख रहा डिफिकल्ट है बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 10⁻⁻ अलग कर लो, तो 9, 1.6, 1.6, 10⁻⁻19 -19 -38 प्लस 9 कितना हो गया? -29 इंटू 10⁻⁻29, ये हो गया 6.67 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये 10⁻⁻27 -27 हो गया -54, -54 -64 -65, 10⁻⁻65, -65 ऊपर गया। अच्छा, इसको बाद में देख लेना। ये देखो 1.6 है 1.6, 1.6 है 1.6, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 दूना 6, 3 3 9, अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत काम करेगी, टेंशन नहीं है। 2 1 जा 2, 1.5, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻⁻29 ऊपर है, -65 ऊपर जाएगी, +65 हो जाएगी। 65 -29 कितना होता है? 35, 36,
ये माइनस है, ये प्लस का जाएगा, ये माइनस है, आंसर कितने में आएगा? प्लस 36 में, 10⁻36। सोचो। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन पे यहां तक पहुंच गए ना, तो आंसर से ज्यादा आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए। आंसर से ज्यादा आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए। इस आंसर का मतलब क्या है? इस आंसर को समझने की कोशिश करो, कोशिश करो। ये आंसर ये कहना चाह रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रेशो निकालूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा पावरफुल है। इतना ज़्यादा पावरफुल है मतलब कि मैं प्रोटॉन हूँ, ये वाला, मेरे को एक तरफ तो ग्रेविटेशन फोर्स खींच रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर धक्का लगा रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स वीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं किस डायरेक्शन में मूव करूँगा? इस डायरेक्शन में। यानी कि ये प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बाहर की तरफ, न्यूक्लियस को तोड़ते हुए। नेट फोर्स किधर लगना चाहिए? न्यूक्लियस के बाहर की तरफ। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना चाहो और आप ये कहो कि ठीक है, नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक बार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल के देखता हूँ, सिर्फ इसकी, एफ ई की। ये होगा के Q1 Q2 के Q1 चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन, डिवाइड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज 10⁻⁻15। अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेट फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है मैं ये देखना चाह रहा हूँ। इसको तो नेग्लेक्ट ही कर दो, इसकी तो औकात ही नहीं है लड़ने की, ठीक है। तो देखो 10⁻9m इंटू 1.6m इंटू 1.6m इंटू 10⁻38 प्लस 9 माइनस 29 डिवाइड बाई 10⁻15 -15 -30 -13 ऊपर गया, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻+ प्लस 30 माइनस 29, कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 9 5 14। देखो 9 को 1.5 से मल्टीपल करो, कितना आएगा? 9 प्लस 4.5, ये हो गया 13.5, है ना। 13.5 को इससे मल्टीपल करो, कितना हो गया? 13.5 में उसका आधा जोड़ दो, 6.5 6.75 समथिंग। 19 20 21 19 20 नहीं 14 आएगा। ये 6 है ना, हाँ, तो इसको 14 लेंगे अपन। 14 7 अप्रॉक्सीमेटली 22-23 के आसपास आना चाहिए आई गेस। 16 256 9 2.56 9 9 18। हाँ देखो ऐसे कर रहे हैं ना, हाँ ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56, इसको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मान लो। 9 को 2.5 से मल्टीपल करो, यानी कि 9 और उसमें 4.5 ऐड कर दो, ये हो गया 18 22.5। यहाँ पे मैंने कम किया था तो ये बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 10, ये हो गया 230 न्यूटन्स। ओके, अब इस चीज़ को पहले समझो। ये मैंने क्या निकाला है? ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, न्यूक्लियस में, छोटे से न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन जो पैक रखे हैं, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को या फिर ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को इस फोर्स के साथ बाहर फेंकना चाह रहा है, इस फोर्स के साथ। ये फोर्स मैंने निकाला, कितना है? 230 न्यूटन्स। अब आप कहोगे 230 न्यूटन्स में भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, इसलिए न्यूक्लियस नहीं टूटता होगा। तो कैसे बताऊं?
यूँ समझो कि अगर मैं अपने हाथ पे, अब इमेजिनेशन है, एक एप्पल रख दूं तो वो एप्पल मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी 1 न्यूटन रफली। एक एप्पल रखूँगा, न्यूटन सर एक एप्पल रखूँगा अपने हाथ पे, तो ये एप्पल मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रही है? 1 न्यूटन रफली। ठीक है, तो मतलब मेरे हाथ पे मुझे कितनी एप्पल रखनी है? 230। मेरे हाथ पे मुझे कितनी एप्पल रखनी है? 230 एप्पल्स रफली। इतना फोर्स लगा रही हैं वो। अभी देखो, अगर मैं ये मान लूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि 1 किलो में 10 एप्पल आती हैं, 1 किलो में कितनी एप्पल आती हैं? 10, तो 230 एप्पल आएंगी रफली 23 केजी में। ये सिर्फ कंपैरिजन है, इधर इसको ये आंसर मत लिख देना। 23 केजी यानी कि 23 किलो एप्पल जब मैं अपने हाथ पे रख दूंगा तो वो मेरे हाथ पे जितना फोर्स लगाएंगी वो होगा 230 न्यूटन्स। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपके सामने एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं अपने हाथ पे 23 किलो का वेट रख के देखने की कोशिश करता हूँ क्या मेरा हाथ इस 23 किलो के वेट की वजह से लग रहे फोर्स को बैलेंस कर सकता है। ये है 2 kg की प्लेट, आराम से बैलेंस हो गई। ये है 2 kg की प्लेट, मैं मर जाऊं इससे पहले, सेफ्टी। ओके, 4 kg, काउंट करते जाओ, 6 kg, अरे तेरी, 8 kg, 10, अरे तेरी बहुत भारी है भाई, 12, उफ, 14, ना समझो इस चीज को, मेरे 2 हाथ से मैं 14 kg का वेट उठा रहा हूँ और अभी मैं इस पे थोड़ा सा और वेट रखने की कोशिश करूँगा। ये 1 kg के 2 वेट हैं, 3, 2, 5, 2, 7, 14, 16, ये 16 kg का वेट है। ये मेरे हाथ पे लग रहा है, ये 16 kg की वजह से लग रहा है। 23 kg की वजह से कितना फोर्स लगेगा? अगर मैं अपने हाथ पे 23 kg का वजन रख देता तो मैं शायद जिंदा ना बचता। इस चीज को समझने की जरूरत है कि मेरा हाथ अगर 23 kg के एप्पल का वेट नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो ये छोटा सा नादान प्रोटॉन जिसका मास ही नेगेटिव में होता है, इमेजिनेशन करोगे दिमाग फट जाएगा। तब आपको फिजिक्स से प्यार होना चालू होगा। तब अगर मेरा हाथ 23 किलो का वजन बर्दाश्त नहीं कर रहा तो ये छोटा सा प्रोटॉन, मेरे हाथ में तो काफ़ी पावर है ना कंपेयर टू दिस प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन इतना फोर्स कैसे बर्दाश्त कर रहा है? ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर कैसे है? ये स्टेबल कैसे है? ये तो दुनिया की सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन ये दुनिया की सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस को आप तोड़ ही नहीं सकते हो। ये तो 2 अलग अलग बातें हैं। इतना फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस टूटना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस नहीं टूट रहा। न्यूक्लियस दुनिया की वन ऑफ द नहीं, दी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों न्यूक्लियस नहीं टूटता? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था, आज मैं आपको इसका जवाब देता हूं। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं याद करो मेरी फिजिक्स की डेफिनेशन, यूनिवर्स की रूल बुक, उसको भरने की नाकाम कोशिश फिजिक्स है। यूनिवर्स की रूल बुक मैथमेटिशियन ने लिखी, उस रूल बुक को भरने की नाकाम कोशिश फिजिक्स है। समझ में आ रहा है?
जब जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, जब मैं वाई वाई पूछते पूछते मोस्ट फंडामेंटल वाई पे पहुंच जाता हूं, तो मैं उसको रूल बुक में लिख देता हूं। मैं कहता हूं कि ये मोस्ट फंडामेंटल वाई है, ये वो रूल है जिसके हिसाब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, जब मैंने देखा अर्थ, सन, ओहो मास है, ओहो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि इस रूल को फॉलो करते हुए सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये रूल हो गया फंडामेंटल फोर्स, मैंने उसको फिजिक्स की रूल बुक में लिख दिया। ऐसे ही दो चार्ज में लेके आया Q1 Q2, मैंने कहा अरे यार पिछले एग्जाम्पल में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, ये भी फंडामेंटल फोर्स हो गया। तो मैंने उसको K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के गुलाम सर ने बता के उसको भी एक फंडामेंटल फोर्स में डाल दिया 2। फिर मैं आया न्यूक्लियस पे, छोटा आता जा रहा हूँ, नोटिस करना। जैसे मैं न्यूक्लियस पे आया फिर से मैंने ये बात नोटिस की कि इस प्रोटॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, ये अनस्टेबल होना चाहिए, ये स्टेबल है, क्या करोगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने कहा कि ये यूनिवर्स का रूल है, यूनिवर्स बनी, उसने ये रूल बना दिया, दैट्स इट, फिनिश, बात खत्म। ये यूनिवर्स का मोस्ट फंडामेंटल रूल है। ये यूनिवर्स का मोस्ट फंडामेंटल रूल है। ये है मेरा तीसरा फंडामेंटल फोर्स। कौन सा? तीसरा फंडामेंटल फोर्स। और इसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में लगता है, इसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कुछ भी बोल सकते हो। समझ में आया? कुछ इसको वीक न्यूक्लियस फोर्स भी बोलते हैं। कहाँ से वीक है मुझे नहीं पता। समझ में आया? पहला ग्रेविटेशन, पहला फंडामेंटल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, तीसरा ये वाला फंडामेंटल फोर्स। एक और आएगा, आगे आएगा, कभी मन होगा तो वो निकालेंगे। ऐसे अपन 4 फंडामेंटल फोर्स निकाल के आएंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या इस बात का मतलब समझ में आया? 230 न्यूटन्स, एक एप्पल मेरे हाथ पे लगाएगी 1 न्यूटन, यानी कि 230 एप्पल मेरे हाथ पे लगाएंगी 230 न्यूटन। समझने के लिए रफली अगर मैं इसको 1 केजी में 10 एप्पल भी लेता हूँ तो भी ये हो जाती हैं 23 केजी एप्पल्स मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रही हैं। 23 केजी जब मैंने एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, मैं तो 12-14 केजी में ही ख़त्म हो गया। तो अगर मैं 12-14 केजी नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, नहीं बैलेंस कर पा रहा हूँ, तो ये प्रोटॉन कैसे कर रहा है 23 केजी का फोर्स? क्योंकि ये फंडामेंटल फोर्स है। ये जिसने यूनिवर्स बनाई, ये उसकी बनाए हुए रूल्स हैं। ये आपके और मेरे समझ के बहुत बाहर हैं। मैंने यूनिवर्स नहीं बनाई, आपने यूनिवर्स नहीं बनाई, ये फंडामेंटल फोर्स है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? चलो फिर आगे बढ़ें।